सर, मेरा नाम शिवम यादव है। हाँ। मैं मध्य प्रदेश के सागर जिला के बंडा तहसील में निवासरत हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बंडा तहसील से ही की है। उसके बाद मैंने अपनी 12th राजस्थान बोर्ड से की है, जिसके बाद मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आईएसआर पुणे से बीएसएमएस की डिग्री प्राप्त की है। देखो। उसी समय मैंने सीएसआईआर नेट का एग्जाम 2 बार क्वालिफाई किया है सर, जिसमें मेरी एक बार 88th रैंक थी और दूसरी बार 102 रैंक थी। इसके अलावा सर, 2020 में वहाँ पे मैंने कुछ 5th ईयर प्रोजेक्ट में रिसर्च भी की है, साथ में मेरा एक पब्लिकेशन भी है। इसके बाद मैंने 2020 के बाद, कोरोना के बाद मैंने बीएड प्लस पीजीडीसीए किया था, जिसके बाद मेरी मेरी सरकारी मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं औषधि विभाग में सहायक औषधि विश्लेषक के पद पर नियुक्ति हुई 2023 में, जिसको मैंने लगभग 1 साल 2 महीने तक वह नौकरी ज्वाइन की। उसके बाद मेरा मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक शिक्षक केमिस्ट्री के पद पर चयन हुआ है, जो कि अक्टूबर 2024 में हुआ था, जब से मैं अभी तक इस नौकरी में पदस्थ हूँ। ठीक है। शिवम जी, आप आपका डॉक्टरेट भी है, पीएचडी कंप्लीट है? नो सर, मैंने सिर्फ बीएसएमएस किया था। अच्छा, बी। और नेट आप है? जी सर, नेट मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही किया था। ठीक। ओके, थोड़ा सब्जेक्ट में कोई फील्ड ऐसी है जिसमें आप अपने को थोड़ा कन्वीनियंट समझते हैं? कोई फील्ड जिससे पूछे हम? यस सर, फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली आप पूछ सकते हैं, जिसमें आप थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, थोड़ा ओके। उसके बारे में मैंने तैयार की है। फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। तो आप ये बताएं थोड़ा, कोलराश, व्हाट इज कोलराश लॉ? कोलराश लॉ का नाम तो सुना होगा। जी सर। उसके बारे कोलरस लॉ। में। सर, कोलरस लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक लॉ है, जिसमें ये बताया जाता है कि जैसे आयंस रहते हैं, क्योंकि वो अगर कंप्लीट नहीं टूट सकते, जैसे Na+Cl- है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकते हैं, तो इनकी अपन इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बता सकते हैं। लेकिन बहुत से आयन ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, जैसे CH3CONa, या फिर बहुत से जो कंप्लीटली डिसोसिएट आयन्स नहीं होते हैं, लेकिन हमें अगर उनकी कंडक्टिविटी बतानी होती है, तो हम इनफाइनाइट डायल्यूशंस पे उनकी कंडक्टिविटी बता सकते हैं। उसको वो डायरेक्टली हम उसको एडिशन करके बता सकते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन इज जस्ट द समेशंस ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के कोई एग्जांपल देंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल रहते हैं ना? जी सर, डेनियल सेल है सर। डेनियल सेल है जिसमें एनोड में सर जिंक रहता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक Zn2+ में जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर अपन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे तो एनोड पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और Cu कॉपर का कैथोड रहता है, और कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड से, Zn से Zn2+, और वहां से कॉपर का जो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके Cu2 कॉपर में बन जाता है इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और उसको हम डेनियल सेल बोलते हैं। ओके। केमिकल काइनेटिक्स के रेफरेंस में थोड़ा शिवम जी जी ये सर। बताएं कि थोड़ा कुछ ऑर्डर रिएक्शंस आपने पढ़े होंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट जी ऑर्डर एंड जी सेकेंड सर। ऑर्डर। तो व्हाट इज द सर एक्चुअल जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बारे में बताएं। सर, order of the reaction is just like how the reaction depends on the concentration of the reactants। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब, कोई भी ऑर्डर रिएक्शन मतलब R=K, द कंसंट्रेशन ऑफ द reactants upon the power. The power is known as the order of the reaction. If the power is zero, that means the reaction is zero order. So zero order means the reaction is not dependent at all on the concentration of the reactant। मतलब reactant की concentration आपने या 10 ml ले रखी हो या 1 लीटर हो, उससे इस बात में फर्क नहीं पड़ेगा कि रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी। रिएक्शन का टाइम जस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन, इट विल नॉट चेंज ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो कि ज्यादातर अपनी ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती हैं। उसमें क्या रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डायरेक्टली, पावर 1।
तो जैसे जैसे रेट जैसे जैसे अपने पास कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन कम होता जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाती है। उसका टी हाफ भी निकालते हैं क्योंकि जैसे अपना ये कार्बन डेटिंग वगैरह में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कार्बन 14 से कार्बन 12 में डिसोसिएट्स होता है, जो भी हम बताते हैं कि कोई भी फॉसिल फ्यूल कितना पुराना है, मेनली अपन उसमें यूज़ करते हैं। गुड। और आरएनएस इक्वेशन क्या है? आरएनएस इक्वेशन। जी सर, आरएनएस इक्वेशन जस्ट टेल हाउ द एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, which is A equal to K equal to the rate of the rate constant of the reaction depends how the rate constant of the reaction depends on the temperature of the reaction. So the formula is K equal to A e raised to power minus EA upon RT, where E is the activation energy। तो कितनी मिनिमम एनर्जी हमें किसी भी रिएक्शंस को शुरू करने के लिए चाहिए होगी सर? के इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर माइनस ए अपॉन आर टी, वेयर ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शंस। अगर उस एक्टिवेशन एनर्जी से कम हमारे पास ऊर्जा रहेगी तो रिएक्शंस आगे प्रोसीड नहीं करेगी। ओके। And it also depend on the temperature, so that means the rate constant of the reaction depends on the temperature। अब थोड़ा सा फील्ड से चेंज होके एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब आपने जो बताया वो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये फिजिकल केमिस्ट्री। अब थोड़ा ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर आ जाए, एक ही प्रश्न होगा कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं और उनकी मुख्य प्रॉपर्टीज क्या है? Sir, D block elements are those elements in which their D block is not completely filled. It's filled, but it's not completely filled. I have read it in NCERT that, for example, zinc, cadmium, Sg, these are not considered D block elements because they are D block elements, but it is completely filled. So that is not called as D block elements. D block elements are also known as inner transition elements because they are the transition between the S block and the P block। और सर इनकी प्रॉपर्टीज मेनली तो इनकी सर मैग्नेटिज्म, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अच्छी रहती है। दूसरा सर इनके कलर्स रहते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके पास कंडक्टिविटी कलर्स शो करने की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। ऑल्सो सर they are very good in making alloy because 3D and 4D and 5D series, they have almost equal size because of the F contraction। so साइज बराबर होने के कारण इनमें से एलॉय बनने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। ये सभी मेटल्स होते हैं या कोई नॉन मेटल भी हो सकता है? सर मोस्टली मेटल्स होते हैं। आई कैन नॉट कंसिडर एनी एग्जांपल दैट इज नॉन मेटल इन डी ब्लॉक। ओके, थैंक यू। पूछा। शिवम सब उनकी कुछ मार्किंग स्कीम पे सब है ना। शिवम, आवाज आ रही है क्लियर मेरी? जी सर। जी। शिवम, आपने भी बताया कि जिंक कैडमियम मरकरी को हम डी ब्लॉक में कंसीडर नहीं करना चाहिए हमें कायदे से, लेकिन फिर भी करते हैं, क्यों? सर मैंने अभी 12th एनसीईआरटी में, क्योंकि मैं वो उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ केमिस्ट्री का, तो मैंने पढ़ा है तो उसमें क्लियरली ये लिखा है कि दे आर नॉट कंसिडर्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं, बिकॉज दे हैव फिल्ड। और 12th में ये क्वेश्चन आता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं जिंक कैडमियम मरकरी, फिर भी हम उनको वहां जी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं वहां पर? बिकॉज सर और कोई डिस्टिंग्विश अपने पास ऑप्शन नहीं है। एस ब्लॉक तो वो है नहीं सर, पी ब्लॉक है नहीं क्योंकि पी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। डी ब्लॉक की जो क्लियर डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट वन ऑफ द ऑर्बिटल्स शुड बी एम्प्टी, बट इट्स फुल्ली एम्प्टी। सो आई डू नॉट हैव अ करेक्ट आंसर, बट आई थिंक मजबूरी हो सकती है सर की, नहीं नहीं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। ना ना, मजबूरी कोई नहीं है, बस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी तो डी ब्लॉक से मिल रही है, इसलिए उनको अपन वहीं रखते हैं फिर फाइनली। जी और डी ब्लॉक में जी तो जा ही सर। रहे हैं वो, यस सर, और यस सर। प्रॉपर्टी उनकी सिमिलर है ही, इसलिए जी उसको फिर हम सर। वहीं रखते हैं फिर। अच्छा, चल आपने जो डेफिनेशन बोली डी ब्लॉक की, उसके अकॉर्डिंग तो फिर कॉपर सिल्वर गोल्ड को भी वहां रखना चाहिए, वो भी डी ब्लॉक उनकी फुलफिल है।
यस सर, बट क्योंकि वो इसलिए, क्योंकि वो कॉपर जैसे है, कॉपर में हम लिखते हैं 4s1 3d10। हाँ दैट इज बिकॉज डी फुलफिल्ड हो हाँ। जाए। लेकिन उसके लिए 4s काफी है, 4s खाली है अभी, और वो वहां से 3d10 से 3d9 हो सकता है, क्योंकि 4s और 3d की एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम होती है। नहीं नहीं, वो तो अपन ने उसको मान ही लिया है कि 4:3d9 नहीं होता, 4:3d10 होता है। अब आप कह रहे हैं कि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसको बोलते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल्स फुलफिल नहीं है, लेकिन तो यह फुलफिल हो गया, तो फिर हमने कॉपर सिल्वर गोल्ड को यहाँ को रखा। एक जिंक कैडमियम मरकरी वाला मेटल चलो हमें समझ में आ गया, चलो ठीक है रख दिया, मजबूरी है, आपने आपके शब्द ही मान लेते हैं। अब कॉपर सिल्वर गोल्ड भी हमने यहाँ रख दिया, डेफिनेशन तो ये भी पूरी नहीं कर रहे। जी सर, ये सर इन देयर इनर्ट स्टेट ये डेफिनेशन पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि 4s और 3d की एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए वो 4s2 से 3d10 में जा रहा है। हाँ अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होती तो 4s2 3d9 ही होता। क्योंकि एनर्जी लेवल लगभग सेम है, तो क्योंकि 3d10 होने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो आई थिंक इट कैन बी पॉसिबल कि 3d9 होना उतना टफ नहीं होगा, जितना जिंक के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिंक चाहे के भी डी को अनफिल्ड नहीं कर सकता, एक भी ऑर्बिटल्स खाली नहीं छोड़ सकता, इसके पास ऑप्शन है इफ पॉसिबल ड्यू टू सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आप ये कह रहे हैं आई मतलब मे बी कि रॉन्ग सर। 3D10 से वो 3D9 हो जाएगा। इट कैन बी पॉसिबल सर, एज पर द डेफिनेशन। देखो सर, स्टेबल तो वो 3d10 में ही है, हाँ, इसलिए उसका जैसे कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, ये स्टेबल 3d10 में ही है। एक्चुअली वो शिवम लेकिन कहता है कि आप जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन है ना, उसमें एक लाइन और जुड़ी हुई है कि जनरल एलिमेंट फॉर्म में या उनकी जनरल ऑक्सीजन स्टेट की कंडीशन में डी ऑर्बिटल, अब याद आ गया ना, ओके। तो जी कॉपर सर, प्लस जी टू होता है तो थ्री डी सर। नाइन हो जाता है, 4s0 3D9 हो जाता है, ऐसे थोड़ा वो तो उसमें सर वो जनरल, जोड़ना था आपने को, वो कि वो जी एलिमेंट फॉर्म में या उनकी जनरल ऑक्सीजन स्टेट की कंडीशन में उनका डी ऑर्बिटल फुलफिल नहीं होने चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो कॉपर प्लस 2 में उनका डी खाली हो जाएगा, इसलिए उसको वहां रखा गया। थोड़ी सी वो लाइन ध्यान यस रखना सर, आप, ठीक, याद आ गया ना? यस सर, यस। ठीक यस ठीक। सर, आ गया सर। चलिए चलिए, अब आपने बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताई आपने। आपने बताया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आपने बताया एलॉय फॉर्मेशन, आपने बताया कलर आयन फॉर्मेशन, और बताइए तीन प्रॉपर्टी और यूनिक प्रॉपर्टी है जो। सर मैग्नेटिक, ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज जैसे सर वो टंगस्टन वगैरह है। मेटल तो फिर है ही सब, वो तो डिस्कस, तो नाम ही उनका ट्रांजिशन मेटल है। यूनिक प्रॉपर्टी बताइए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की यूनिक प्रॉपर्टी जो बिल्कुल उनको डिस्टिंग्विश करती है, एस और पी ब्लॉक से अलग करती है उनको, साहब ये इनकी यूनिक दे प्रॉपर्टी। हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सर। वेरी गुड। और वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, यस सर, कैटालिटिक कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर। यस सर। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटलिस्ट कौन है, सब ये डी ब्लॉक ही रखे हुए हैं सब। ठीक, यस चलिए सर, यस अच्छी सर। अच्छी बात है। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस कर रहे थे सर के साथ कोलराज लॉ के बारे में, जी सर। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वहां तो आपने डायरेक्ट कैटायन एनायन को की कंडक्टिविटी जोड़ दिया और फाइंड कर लिया, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा अच्छी तरह बताइए आप, उसकी एप्लीकेशन भी है कोलराज लॉ की वो। यस सर, हाँ, द कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कैटायन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वहां तो आपने कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी को सम कर दिया, उनका प्लस कर दिया, सीधे कंडक्टिविटी आ गई। अब मेरे पास अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मैं उसकी जी सर। कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करूंगा? सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से। यही तो अपनी कोलराज लॉ की पहली एप्लीकेशन है। ठीक यस सर। ठीक ठीक। और ये बताइए, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और बोल्टियर सेल, इनमें आपस में क्या रिलेशन है? सर गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टिक सेल बोलते हैं, और डेनियल सेल इज द पार्ट ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। अगर अगर एनोड में Zn से Zn2+ बन रहा है, और कैथोड में Cu2+ से Cu बन रहा है, तो उसको उस प्रॉपर सेल को डेनियल सेल बोलते हैं। बाकी गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल दो नाम ही है जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, अपने आप से रिएक्शन हो रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल है सब, ये जी सर। गैल्वेनिक सेल, वोल्टियर सेल और गैल्वेनिक, वोल्टी और डेनियल सेल। और जब जी हमने सर। जिंक और कॉपर का हम सेट बनाते हैं तो फिर उसको हम डेनियल सेल बोलते हैं, यही जी ना? सर। ठीक जी है। सर। अभी आप फिजिकल केमिस्ट्री आपकी स्पेशलाइजेशन है आपका ना?
सर मैं बस 5th ईयर तक सब कुछ पढ़ा था, मतलब मैं आईसर पुणे से पढ़ा हूँ। हाँ तो हाँ 4th ईयर तक सब कुछ पढ़ा, 5th ईयर में मैंने बस प्रोजेक्ट किया है। तो इन टर्म्स ऑफ आपने पूछा कि आप किस में थोड़ी फील्ड करते हैं, तो मैंने फिजिकल बोला। मतलब मेरा स्पेशलाइजेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री में ठीक हम ठीक। लोग पढ़ते थे। बस एक चीज बताइए मुझे आप, कि अगर जी मैंने सर। आपको कोई रिएक्शन दी, 2 रिएक्शन मैंने आपको दी, तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं देख करके ये सब फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है? डायरेक्ट देख के मतलब सर ग्राफ देख के बता सकता हूँ। नहीं, हाँ वो तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। अगर मैंने कल आपको रिएक्शन बता दी तो आप नहीं बता सकते कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या हाँ। सेकंड ऑर्डर है, जी जी। क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल स्टेप है, ऑर्डर ऑफ यस रिएक्शन। सर। ठीक ठीक, यस ओके सर। सर। शिवम जी, जी सर। भारतीय ज्ञान परंपरा में ये हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट कहाँ दिखाई देता है? प्राचीन ग्रंथों में क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में? सर वेदों में भी सर थोड़ा वर्णन है क्या बताएं? केमिस्ट्री। सर बहुत से मेटल्स वगैरह, मरकरी के यूजेस वगैरह। सर मुझे थोड़ी इतना इस बारे में मैंने पढ़ नहीं पाया हूँ, अच्छा, ऋषि लेकिन कणाद जो है उन्होंने जी किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री के? सर कैसे? उन्होंने थ्योरी ऑफ एटम दी थी कि एटम कोई भी एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं। तो डाल्टन से पहले, जो कि बोला जाता है कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी है, ऐसा माना जाता है कि उनसे पहले इंडिया में ऋषि कणन ने एटम की थ्योरी दी थी कि कोई भी पार्टिकल जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते वो एटम अच्छा, ये नागार्जुन ने क्या दिया था केमिस्ट्री में? है। आई डोंट नो। अच्छा, मेटलर्जी का कोई एग्जांपल बता सकते हैं जो आज तक, यानी कि इतनी अच्छी मेटलर्जी हमारे इंडिया में थी जो कहीं पॉसिबल नहीं है? सर सर एक मिनट, मुझे सोचने का सोच। और दिल्ली में जो आयरन पिलर है ना? जी सर, मेहरौली आयरन पिलर जो अभी तक है उसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। वो एग्जाम्पल है कि ठीक है। हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है। शिवम जी, जी सर। आप गुड। अपने गृह जिले के बारे में बताइए कुछ। सर मैं सागर जिले के बंडा तहसील से हूँ। सागर जिले में सर जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौर की नगरी भी कहा जाता है, उनके नाम पे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और मध्य प्रदेश का एकमात्र केंद्र विश्वविद्यालय भी है। हरी सिंह गौर जी किस लिए जाने जाते जी हैं? सर। जी सर। किस लिए जाने सर जाते हैं? वो संविधान सभा के भी सदस्य थे, बहुत बड़े सर फिलेंथ्रोपिस्ट थे। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 1946 में 2 करोड़ रुपए के आसपास अपने दान किए थे इस संस्था को बनाने के लिए। और सर वो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर भी थे और नागपुर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर थे। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के बारे में बताइए, इसके क्या फीचर्स हैं? एनईपी 2020 सर, ये 5+3+3+2। 24। 5+, 5+3+3+4। 5+3+3+4 है, जिसमें बेसिक प्राइमरी एजुकेशन नर्सरी से लेके 3rd क्लास तक की एक कम्पैक्ट फॉर्म में होगी। उसके बाद जो दूसरी एजुकेशन है, जो जिसको हम प्राइमरी टू मिडिल बोल सकते हैं, 3 इयर्स, क्लास 3rd से इस, क्लास 4th से इसमें 5+ 6th। के बारे में बात की है, ये कौन कौन से 5+ है? सर मैं इसके बारे में अभी नहीं पढ़ा है। ओके, थैंक यू। सॉरी सर। हाँ अभी बताएं सर, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है। ये फीडबैक सारे पैनलिस्ट ने लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए शिवम जी, है ना? सर जी ने भी सर। लिखा है। अभी अपना बता दो वैसे, जी सर। उनको डायरेक्ट बता दें। जी जी सर। शिवम जी, आपका जी सर। जो पॉइंट्स हैं उसमें हम आपको फीडबैक शॉर्ट में बता दें। शरीर जी बॉडी सर। लैंग्वेज में एक्सेलेंट है, ड्रेस जी सर। अपीयरेंस में एक्सेलेंट है, चेहरे के हाव भाव आपके गुड हैं, उत्तर देने का तरीका भी एक्सेलेंट है, प्रस्तुति कौशल गुड है,
और विषय ज्ञान एक्सीलेंट है, और डिटेल जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें भी एक्सीलेंट है। यू आर गुड इन एक्सप्रेशन एंड सब्जेक्ट नॉलेज, यू वेल क्वालिफाइड एंड रिकमेंडेड फॉर द सिलेक्शन, एंड यू आर प्रोबेबली अ गुड कैंडिडेट। ठीक है, थैंक यू तो आप बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल इंटरव्यू। सर। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट शिवम जी। जी सर। आप लोग सर और भी कुछ सजेशन, नहीं मतलब नहीं जैसे ठीक, मैं बोलने में कहीं हिचकिचा बढ़िया, रहा हूँ अच्छा अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं।